और याद भी होगी कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्पायरिकल या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जो मैट्रिक्स होती है उसके स्पायरिकल या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स होगी A B C D E और F, तो A B C D तो इसके क्या कहलाएंगे? A B C D E F, ये तो इसके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। और ये मैट्रिक्स का बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का बॉक्स। और जो मैट्रिक्स होती है उसको इंग्लिश अंग्रेजी जो होती है उसके कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई? कैपिटल ए। मान लो कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, मान लो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो इसके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। और उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बी। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? मैट्रिक्स ए। तो जिसका जब नाम बोलेंगे तो इसको कैपिटल लेटर से बोलेंगे, और इसके अंदर एलिमेंट हैं ये जो अंदर हो गए उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके रेक्टेंगुलर या स्पायरिकल अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें दो बातें होती हैं मैट्रिक्स में, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल्स होती है उसको बोलते हैं रो, तो पहली रो और दूसरी रो सेकंड रो। तो जैसे ऐसे वर्टिकली होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे एक और दो ही कॉलम है, रो भी कितनी है? 2। ये बात समझ में आ गई होगी सबकी, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो जहाँ तक समझाने का काम वहाँ समझा देता हूँ। इसमें से देख के तुम लिख लेना बाद में, या फिर साथ साथ भी लिख लेना, क्योंकि ये तो कल ही करूँगा अपलोड। चलो देखो, मैट्रिक्स सबसे पहले होती क्या बता दी। अब बात आती है कि इसके जैसे मान लो तुम सर्कल पढ़ते हो, पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले सर्कल में क्या पढ़ते हो? इस सर्कल में आपको क्या दिखती है? सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर। सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर। भी जैसे मान लो गांव के अंदर बन जाते हैं, मान लो भाई यो रोहित है, अगर गांव में चल मान लो तो शहर में रहे, मान ले कोई गांव को टाबर बड़े चल जावा, इन्होंने कहते रोहित का घर कौन सा है? कौन सा? उनको पापा के नाम है, तो रोहित की पहचान है रोहित के पापा। फिर बोलेंगे दादा को नाम बता, कोई बुढ़ आदमी पाओ के कहो यार पापा को तो नाम तो तुम ध्यान में, दादा को क्या नाम है, तो तभी तो उसकी पहचान करके बताते हैं। तो सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर और रेडियस। तो सर्कल में सबसे पहले क्या देखते हो तुम? सेंटर देखते हो, रेडियस देखते हो, सरकमफेरेंस देखते हो। ये सोचो सर्कल के बारे में और क्या जानते हो? इतना जानते हो, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, सर्कल के बारे में है। तो वैसे मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, रो होती हैं, कॉलम होते हैं, और क्या क्या देखो। तो सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या होती है? रो और कॉलम होती है। रो और कॉलम होते हैं, पता है ना? रो तो होती है ऐसे वर्टिकली, ठीक है, और कॉलम होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, और ये होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, सबसे पहली जो बात है सीखने के लिए वो क्या होती है? तो सबसे पहले कोई जो मैट्रिक्स होती है उसको डिनोट करने का तरीका होता है ये बॉक्स। क्या होता है? ये वाला बॉक्स जिसको आप क्लोज इंटरवल बोलते हो। इसके अंदर होते हैं स्मॉल a i j। क्या जैसे एक बात आओ, स्मॉल r से किसको डिनोट करते हैं जनरली? रेडियस को। यस और नो बोलो, ठीक है ना? करते हो ना? तो वही बात है सेम टू सेम। ए को किसी भी ए क्या है तो आप ए से तो करते हो। अरे जैसे शाहरुख खान नाम है तो उसको क्या बोलते हैं? SRK। अरे शॉर्ट में नाम नहीं होगी, हाँ तो वही है वैसे। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस बॉक्स के अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो ए आई जे ये एलिमेंट है। अब बोलो सर आई का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है? ए का मतलब तो है एलिमेंट्स, ए का मतलब तो क्या है? और आई का मतलब है रो, आई का मतलब है, और जे का मतलब है कॉलम। आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। ठीक है। अब देखो भी इसके अंदर सब बना के दिखाओ, कैसे जनरली बना के दिखाओ। तो जो पहले कौन आया? आई आया या जे आया? आई आया, तो आई का मतलब रो, और सेकंड किसको डिनोट करेगी? कॉलम को। तो पहले रो पढ़ेंगे फिर कॉलम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखो भाई कैसे आपने कोई मैट्रिक्स बनानी है, और ध्यान दो मैंने इसको क्या लिख दिया? A11 A12
ठीक है क्या? अब देखो भी A21 A22 तुम जो भी चेंज हो रहा है सब में ध्यान दो, सब में। अब आप लोगों ने क्या देखा, पहली डिजिट क्या, देखो पहली क्या है 1, पहली क्या है 1, पहली क्या है 1, पहली क्या है 1। तो ऐसे सब में 1 है ना, सब में 1 ऐसे है या ऐसे है? केवल पहली देखो, केवल पहली, दूसरी मत देखो, ऐसे है ओरिजेंटली। तो पहली क्या है देखो 1 1 1 1, तो ये इसका मतलब है रो 1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रो 1। अरे ये सोनो बोलो, तो मैट्रिक्स ए में इसका मतलब है रो 1। अच्छा अब यहाँ पे 2 दिखेगा आपको, 2 2 2 2, दूसरा चेंज होता जा रहा है लेकिन पहला नहीं हो रहा, 2 2 2 2 4 आगे जाएगा 2 5 2 6 और भी हो सकता है। अरे ये सोनो बोलो, तो ये सेकंड रो। ऐसे ही थर्ड रो बताओ मेरे को, चलो मान लो जो भी है। अब 3 1 3 2 3 3 और 3 4 और भी आगे जा सकती है, ऐसे ही नीचे जा सकती है, अरे नीचे बढ़ सकती है ऐसे, ठीक है ना? तो आप देखते जा रहे हो ये तो है रो। अब सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे, सेकंड पे। सेकंड क्या है 1 1 1 ऐसे है, तो पहला कॉलम पहचान हो गया ये 2 2 2 2, दूसरा कॉलम 3 3, दूसरा एलिमेंट पढ़ेंगे दूसरा जे वाला 3 3 3, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, और भी कॉलम हो सकते हैं, ये सोलो। तो ये इसका जनरल नोटेशन है, जनरल नोटेशन। तो ये क्या है, नोटेशन है ये, यस और नो बोलो। तो किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, A = ये वाला बॉक्स में Aij, I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे। अरे यस और नो बोलो। अब मैंने किसी बच्चे को बोल दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ ध्यान दो, A34 ये एक एलिमेंट होगा, इसका मतलब क्या है? आप इसका क्या बोलोगे सर, थर्ड रो में, थर्ड रो में देखो, यानी कि थर्ड रो में मिलेगा फोर्थ कॉलम। अब देखो कैसे थर्ड A34 ये रहा, थर्ड रो में पहली दूसरी तीसरी, थर्ड रो का चौथा एलिमेंट है ना। अब मैंने बोला मान लो 2 1 है, तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट, तो पहले क्या देखते हो, पहले रो, पहले हमेशा फिर कॉलम। अरे सोलो बोलो, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, मान लो मैंने बोल दिया A24 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो में चौथा एलिमेंट, चौथा तो कॉलम हो जाएगा, वो बाद में जाएगा। देखो सेकंड रो में चौथा एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा एलिमेंट, यस और नो बोलो। तो ऐसे इसको रीड करेंगे और एक बार ये सेम टू सेम उतार लो नोट। ये हमने मैट्रिक्स के अंदर कैसे क्या आता है ये थोड़ा सा सीखा, इसको कैसे बनाया जाता है ये हमने सीखा। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ऑर्डर कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगला हमारे पास में सबसे पहले रो एलिमेंट की बात में जो पहली इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, वो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना, साथ साथ मैं टाइम दे दूंगा, पहले कर दे दो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मान लो नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है n। बात क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को O ऑफ A से डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स A के ऑर्डर को किससे डिनोट करेंगे, O ऑफ A। ऑर्डर ऑफ A मतलब होता है इसका, तो इसका आंसर आएगा m × n। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं कोई टाइल है, टाइल फर्श में लगाते हैं ना टाइल, ऐसे कोई डिजाइन वाली मान लो ये टाइल है, तो अपन ऐसे नहीं बोलते 2x3 की है, मान लो ये 2 है, ये 3 सेंटीमीटर 2x3 की टाइल लगाओ, है ना। अरे ये सोचो कि कै बाई कै की जगह है, कै बाई कै को फर्श है, कितने बाई कितने का बोर्ड है, ये सोचो। तो ये m/m पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, यानी m × n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को बताओगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स A बराबर ये है, लेना ध्यान देना, मैट्रिक्स A कोई जरूरी नहीं, मान लो x लिख दिया, ठीक है। तो मान लो मैट्रिक्स x ये मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, A11 A12 A21 A22 A23 31 और A32। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, तो रो जो है यानी कि n, वो तो होगी 3, एक रो दूसरी रो और अच्छा नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यानी कि n 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ x क्या हो गया, 3/2। 6 मत बोलना, 3/2, 6 तो एलिमेंट हो जाएंगे। अरे ऑर्डर 6 नहीं है,
ऑर्डर 3/2 है, 3/2 बस इतना। जैसे फर्स्ट कितने बाई कितने का है, बीओ 15/10 को है, मतलब 15 चौड़ाई 10 होगी लंबाई है यहाँ। यस और नो बोलो, लेंथ और ब्रीथ, यस और नो। तो ये इसकी लेंथ वैसे ब्रीथ ही है। अरे बात क्लियर है क्या? तो इसको 3/2 ही बढ़ा लेने देंगे, ज़्यादा सारे मत बढ़ना, कभी 6 लिखा हो वो तो यहाँ को एरियो जाओ फर्स्ट पोज यहाँ को काटेगा में यहाँ। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तो 3/2 ही छोड़ना, ये इसका आंसर है। ऑर्डर n/n होता है, नहीं उसका सॉल्यूशन होता है, न्यूमरेटर भी 6 कर दिया। तो पहली बात कौन सी सीखी आपने, ऑर्डर। अब दूसरी बात के साथ साथ बता देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ, इसमें इंटू करके दिखा देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिक्स जैसे यही है तो m इंटू n का सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो 3 इंटू 2 का सॉल्यूशन क्या आया, तो 6 एलिमेंट्स हैं, न कि इसका ऑर्डर है। ऑर्डर दो चीजों का होगा, रो और कॉलम का, n/n, ये n/n का सॉल्यूशन, ये फर्क है, ये ध्यान रखना। तो ये तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कर लो काम। तो मैट्रिक्स के बारे में दो चीजें, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स का डायगोनल। मैट्रिक्स का जैसे रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है, दोनों में दो डायगोनल होते हैं, दो ही होते हैं क्या? दो ही डायगोनल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 है, A21, A22, A23, फिर आ जाएगा A31, A32, A33, ऐसे और भी हो सकता है। अब आप लोगों ने यहाँ क्या देखा, चलो इसको इतने की बनाते हैं 3/3 की, तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 3 into 3। तो कोई जो मैट्रिक्स होगी तो उसको Aij बताया था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा m/n वाला ऐसे। कोई दिक्कत है क्या बोलो? इसका मतलब क्या है, 3/3 की है, 3 ही रो है और 3 कॉलम है। अब आप लोगों ने कुछ यूनिक देखा इसमें, क्या यूनिक देखा मेरे को बताओ। देखो 1 1 2 2 3 3, यानी i बराबर j है। तो जिन एलिमेंट्स में i इक्वल्स टू j होता है, देखो 1 1 i बराबर j तो है, 2 2 बाकी में नहीं है। तो जिसमें i इक्वल्स टू j होता है वो क्या कहलाता है, वो मैन डायगोनल होता है। उसको क्या बोलते हैं, मैन डायगोनल। ये बात आई नहीं है समझ में, बोलो। तो जिसमें i इक्वल्स टू j हो जाएगा वो मैन डायगोनल। जिसमें ऐसे ग्रोस डायगोनल तो ये भी तो है, लेकिन वो मैन डायगोनल नहीं है। मैन डायगोनल मतलब कि कुछ खास उसके अंदर कुछ हटके चीजें हैं, क्योंकि बात होने की होती है जिनमें कोई बात होती है ना। तो यहाँ से i बराबर j है, अरे बात ये है क्या, तो इसलिए ये मैन डायगोनल है। तो अब इसके ऊपर बहुत सी मैट्रिक्स का टाइप डिपेंड करता है। आगे आगे मैट्रिक्स के टाइप पढ़ाऊंगा मैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्पाइरल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ऐसे सारी। तो वहाँ पे नाम आएगा डायगोनल भी। तो इसका रीजन क्लियर है क्या, इसको मैन डायगोनल क्यों बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, आपके आएगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं 12th लेवल का, इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसरण। मैट्रिक्स का अनुसरण यानी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैन डायगोनल, कि जो मैन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स का सम क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। A11 प्लस A22 प्लस A33। बात क्लियर है। तो ये डायगोनल के बारे में बात होगी, ठीक है ना। इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ दिया, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़े, फिर ये डायगोनल के बारे में पढ़ा। तो तीसरी बात आपने डायगोनल के बारे में पढ़ लिया, ये भी जल्दी से बता दो कि मैन डायगोनल इसको क्यों बोलते हैं। मैन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो या मैन डायगोनल बोल दो। तो ये इसका बेसिक नॉलेज था। अब आते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप क्या क्या हो सकती है। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास नाम आया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, जो मैट्रिक्सेस होती है उसकी टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स की टाइप सबसे सिंपल तो है रो मैट्रिक्स। अब इसके बारे में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ऐसी मैट्रिक्स
जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम अनलिमिटेड हो, एंड कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी भी हो, कोई लिमिट नहीं है उस पर, अनलिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड नाम याद नहीं रखेंगे कि याद रखो, जिसमें केवल नंबर ऑफ रो कितनी हो, एक, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स, नाम से ही याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें मान लो A11, A12, A13, आगे आगे चलती जाए, तो कॉलम तो बहुत सारे हो गए, C1, C2, C3, C4, कॉलम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रो केवल एक है, इधर ले लेता हूँ, ओनली रो एक ही है। तो जिसमें केवल एक ही रो होती है उसे क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम कितनी भी हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी पैर में रो के बाद में कॉलम मैट्रिक्स, ये इसका नाम याद रखना, भी आगे काम भी आएंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखो, जिसके अंदर मान लो मैट्रिक्स बी ये है, A11, A, फिर 4 ऐसे, यानी सेकंड सेम है 1 1 1 1, आगे और भी आ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम है C1। ठीक है, अभी फिर देखो, बाद में लिखना, पहले थोड़ा समझ लो भाई। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास में आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आती है भाई, अब इस पर शॉर्ट क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा, इफ मैट्रिक्स A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे आएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन आएगा इफ मैट्रिक्स C एंड D स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो डिटरमिनेंट होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सर डिटरमिनेंट क्या होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर है डिटरमिनेंट। तो जिसको मैट्रिक्स अच्छी आएगी उसको आगे डिटरमिनेंट आएगा, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इसी का ही आगे थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है ना, चलो देखो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है, यानी m बराबर बोलो n, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होती है, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर कोई एग्जांपल मैट्रिक्स C मैंने बना दी, A11, A12, A21, A22, तो दोनों में सेम है। या C डैश एक और बना के दिखा दूं मैं, A11, 12, 13, 21, 22, 23, फिर एक और बना लो 31, 32, 33, तो 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। बात क्लियर है क्या, ठीक है, कर लो जल्दी से, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम समझ गए होंगे। चौथी जो टाइप है कौन सी बताऊंगा मैं, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया है कोई मैट्रिक्स D बना दी मैंने, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना सा लिख लो, याद रह जाएगी, है ना। m नॉट इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के, 2 रो है इसके अंदर कॉलम 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब आगे यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करना, ये तो सिंपल सी नाम से याद हो जाएगी, रो मैट्रिक्स नाम से याद होगी, एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो कॉलम के इक्वल हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अलग अलग हो। अब आगे जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद तो याद रह जाएगी। तो जो फोर्थ मैट्रिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो या नल मैट्रिक्स, नल, वॉइड, या इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, तो 3 नाम आ सकते हैं इसके, कि जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है क्या, अब क्या होती है, जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो एलिमेंट होते हैं उसे एंट्री भी बोलते हैं। AIJ को क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। तो जैसे जैसे मेरी चीजें को याद नहीं आ रही बात मैं बताता जा रहा हूँ, इसको प्रोबेबिलिटी में काम आएगी, फॉर्मूला बताऊंगा तुमको बड़ा अच्छा सा, आगे तुम्हारे प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। तो AIJ को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की एंट्री, जो एलिमेंट होते हैं वो एंट्री होते हैं। ठीक है, अब देखो जिसके अंदर सारी एंट्री, ऑल एंट्री कितनी हो,
जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई किसी की बना लो 0 0, तो ये 2/2 की नल मैट्रिक्स है। कोई और एग्जाम्पल बना लो 0 0 0 0 0 0, तो ये 2/3 की नल मैट्रिक्स है। यस और नो बोलो, बात क्लियर है क्या? तो नल मैट्रिक्स होने के लिए उसका जरूरी नहीं होनी चाहिए वो स्क्वायर होनी चाहिए रेक्टेंगुलर। बात क्लियर है क्या? लेकिन अब बात आई पांचवी, नल मैट्रिक्स के बाद में हमारे पास नाम आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम आता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये ध्यान दो, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल हो, जो प्रिंसिपल, अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, ओनली। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां ध्यान देखो, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है मैं तुमको बताऊं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उस, देखो दो बातें, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, और जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट सेम, सारे एलिमेंट सेम। कैसे? देखो जैसे ये मैंने बनाया 1, देखो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो एक ऐसी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट सेम है, बाकी सारे जीरो हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो 2/2, देखो 3 0 0 3, ये 2/2 की स्केलर मैट्रिक्स है, 3/3 की थी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होगी। अरे बात क्लियर है क्या? तो क्या देखा, एक तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो, और जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। कोई और एग्जांपल लेके देख लो, देखना भाई, ध्यान दो यहाँ पे, √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2, तो सारे सेम है। यस और नो बोलो। तो ये भी क्या है? देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये सारे स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं 1 2 3 4। यस और नो बोलो। तो ये याद रखिए, यानी 4, चलो 6th 7th देखो, मैं बोल रहा हूँ 6 होगी क्या? तो 6th देखो, 6 होगी, 7th देखो। तो 7th नाम आता हमारे पास में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको फिक्स नाम इसका आई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसको ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा आई बोलेंगे, बाकी वो कुछ ही बोल सकते हो। तो यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ जीरो मैट्रिक्स को बड़ा सा जीरो मिलेगा ऐसे। आप बोलोगे सर वो है क्या? वो मान लो, तो जीरो मैट्रिक्स को हमेशा इससे करेंगे, इससे जीरो से। कई बार ऐसे आ जाता है तुम्हारे पास में कि मैट्रिक्स a + b = 0, इसका मतलब ये नहीं है मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू कैसे कि सर मैट्रिक्स का आंसर 2 आएगा 3 आएगा, कोई कांस्टेंट कोई रियल नंबर नहीं होता। मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। तो बताओ दो मैट्रिक्स का सम 0 आ सकता है क्या? 0 नहीं आ सकता, 0 तो एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे इस 0 का मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। इस 0 का मतलब दो मैट्रिक्स का सम एक जीरो मैट्रिक्स। तो नई मैट्रिक्स ही आएगी, नए की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, नए की कोई पर्टिकुलर। आप ऐसे नहीं कह सकते सर ये 1 2 3 4 है मान लो, समझ रहे हो बात? और इधर मान लो 1 2 3 4 कर दो, इसमें से घटाएं तो सर 0 तो मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। 1 में से 1 गया 0 0 0 0 ऐसे। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। आप क्या मैं बताता रहूँगा। तो जीरो मैट्रिक्स यानी एग्जाम में जीरो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में 0 आ गया उस बराबर में, उसका मतलब मैट्रिक्स है, न कि एलिमेंट है। बात क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। अब यूनिट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट, मेन डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो। दूसरी तो स्केलर में भी था, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है aij, जिसमें i = j होता है, तो वो सारे क्या होने चाहिए? i = j वाले क्या होने चाहिए? 1 ही होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए? जिसमें i = j होता है वो एंट्री कैसी होनी चाहिए? 1। जैसे 1 0 0 छोटा बना लो 0 1, तो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री केवल 1 है, बाकी सारे जीरो भी होने चाहिए। या फिर ये बना लो
1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्री 1 है। यस और नो बोलो। तो ये 2/2 की थी, ये 3/3 की थी। तो जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगी वो भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आप बोलो सर 3/2 की बनाओ, 3/2 की, मैंने कहा ये लो होगी 3/2 की, सॉरी 2/3 की, लेकिन ये नहीं है, ये 2/3 की मैट्रिक्स तो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। मैं डायगोनल तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो जो ये मैट्रिक्स होती है यूनिट या आइडेंटिटी, इसके लिए ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। बात क्लियर है क्या? जल्दी से इसको भी नोट कर लो। शायद फिर कभी बता दूँ आज नहीं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, फिर तो एक घटिया वाली बात बताता हूँ, अच्छी वाली। रामानुजन के बारे में बताऊँगा कभी। तमिलनाडु में इरोड नामक जगह पर उसका जन्म हुआ था, है ना। उसके बारे में कोई बात बताऊँगा कि भी सर इनफाइनाइट आया कहाँ से, ये मैं तुमको बताऊँगा कि सर बताओ आया कहाँ से, है ना। अरे अभी तो नहीं बताऊँगा, थोड़े से और नीचे आ जाते हैं फिर मालूम बहुत फर्क। तो दूसरी बात बताऊँ, हमारे फिजिक्स के टीचर थे, तो आई नाम से मेरे को याद आया, आई से। तो वो हमको पढ़ा रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज होता था पहले, सीबीएसई में डाल दिया है शायद भी है, मेरे को नहीं पता, पहले हमारे टाइम में था। तो वो ऐसे बोल रहे थे बार बार मेरे को डायग्राम बनाते हैं। तो तुम थोड़ी देर पहले फिजिक्स वाले सर से पूछ रहे थे इसको, इसलिए मेरे को याद आया कि वो बोले एक आई यहाँ से आई, फिर बोले एक आई यहाँ गई, फिर बोलो एक आई यहाँ गई और एक आई यहाँ गई, फिर बोलो एक आई यहाँ से आ गई। अब वो डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने बोला सर एक्सक्यूज बताओ सर, मेरे को नहीं पता चला ये कहाँ से आई कहाँ गई ना। तो बोले एक आई यहाँ गई, एक आई यहाँ आई, एक आई उधर से गई, इधर आके ऐसे हो गया। मैंने कहा सर थोड़ा सा आराम से बताओ, ये नहीं पता कौन सी आई वो गई कहाँ से। चलो आगे देखो। मैं उस टाइम पे ट्यूशन करता था फिजिक्स का, उनको लगता है सर तो करिए, मुझे मैथ को भी करिए तो मैं। हमें डेट भी आ गई 19 सितंबर 2012 शाम को 4:30 बजे मैथ का ट्यूशन करना स्टार्ट किया। अब चलो यहाँ पे टाइप्स ऑफ है, मेरे पास नोट्स हैं भी मेरे उस टाइम में, अब भी नोट्स पड़े हैं 8 साल में, जिस टाइम में मैं बनाता था करता था, जिनसे करता था उनकी हैंडराइटिंग ऐसे। हाँ देखो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और मैंने सोचा स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, साथ पढ़ा चुका हूँ। बात करते करते बातों में फंस जाते हैं ना। 7 8 ठीक है, स्केलर पढ़ा दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब हमारे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर। अब ये ए आएगा, ये आएगा, देख लेना। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो होती हैं, एक तो होती है अपर और एक होती है लोअर। लोअर का मतलब बताना नहीं। दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है अपर ट्रायंगुलर। तो अपर यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपर तो एलिमेंट हो, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हो उसमें कुछ हो, नीचे वाले सारे जीरो हो। जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मैंने क्या बोला 1 2 3 0 0 1 कुछ भी ले लो यार, 4 5 0 0 एंड 0। तो ये क्या हो गया, कुछ भी ले लो, मान लो 6 ले लो, बाकी ये भी 0। इसका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने 0 लिखा, इसका मतलब जरूरी नहीं है। ऊपर भी एक आधा 0 मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। मतलब है तो सबसे मतलब है देखो, ये कौन सा डायगोनल है? प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल से अगर नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर, वैसे नीचे वाले 0 तो अपर, हाँ, क्योंकि ऊपर ये ट्रायंगल बन रहा है। अरे सीधी सी बात है, अगर ऊपर ट्रायंगल बने तो अपर ट्रायंगल, उसे ट्रायंगल तो नीचे बना दो। अरे नीचे सारा 0 पाओ ना। यस और नो? बात क्लियर है? ठीक है, तो ये ट्रायंगल हटा दूं मैं और ये बस ऐसे दोबारा ऐसे लिख दूं, बस इतना समझ लो ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी बन गया। अच्छा लोअर ट्रायंगुलर जिसमें ऊपर सारे 0 1 0 0 फिर 2 3 0 4 5 6 कुछ भी बनेगा। अब ये नीचे डायगोनल बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे पूरा ट्रायंगल बनेगा, ये ए ये बी और ये ट्रायंगल सी। तो नीचे ट्रायंगल बना तो लोअर, ऊपर ट्रायंगल बना तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस और नो बोलो। यार तो टोटल हो गई, एक बार यहाँ पर करो फिर और देखते हैं। जब थोड़ा बड़ी मान लो आगे जब कंपटीशन में आओगे तब हम और बढ़ाएंगे। जैसे नीलो पटेंट
मैट्रिक्स आइटम पोटेंट, दूसरी क्या होती है एनडी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है ना। तो और भी होती है 4-5 टाइप की और भी होती है, सब थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ना देखो। तो मैं बोल रहा हूँ जनरल प्रॉपर्टी। अब जनरल प्रॉपर्टी मतलब, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है मैथ्स के अंदर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं वो गुणा करना, डिवाइड करना, जोड़ना, घटाना, ये होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये है ना, इक्वल। तो ये जनरल बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अगर कोई इफ, देखो ध्यान देना, एडिशन, तो कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम है। एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। यह और नो बोलो, आगे समझ में कि कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करनी है, मान लो मैट्रिक्स A + B करना है, तो ये तभी एग्जिस्ट होगा, दिस वन पॉसिबल या दिस वन एग्जिस्ट, दिस वन एग्जिस्ट ओनली व्हेन order of A is equals to order of B, माइनस भी कर लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में निकालता हूँ। मतलब सर 2/2 की है तो 2/2 की, बाबी 2/2 की या 3/2 की है तो बाबी 3/2 की, स्क्वायरिकल हो या रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस और नो? अच्छा, ऐड कैसे करेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, corresponding एलिमेंट ही ऐड होंगे, ओनली corresponding एलिमेंट ही लेके चलोगे। उससे समझा दो कोई एग्जांपल लेके, चलो समझाते हैं। इतना तो ये तो बेसिक था। जनरल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आ जाएगा आपको समझ में, बाकी मैं केवल लेसन सुन लूँ आवेगो। देखो मान लो मैट्रिक्स A बराबर है A11 A12 A21 A22, मान लो मैट्रिक्स B है B11 B12 B21 एंड B, अच्छा तो A प्लस B बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को A11 किसमें, तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, ये नई मैट्रिक्स आपको मिल रही है। सोनो बोलो, तो ये भी 2/2 की है, तो ऐड करने पे भी 2/2 की होगी, ये मिलके एक एलिमेंट बनेगा, ये मिलके एक बनेगा, ये मिलके एक बनेगा और ये भी मिलके एक बनेगा। इसमें सुन रहा होगा मिलके एक बनेगा, तो मैं बोल रहा हूँ मिलके एक बनेगा ना। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। और बात आगे की समझ पाया? और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जोड़ना घटाना है, यह बात ही पल्ले पड़ेगी, कोई दिक्कत को नहीं होता नहीं। तो आपने क्या सीखा? दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो नई मैट्रिक्स मिलती है, घटाएंगे तो भी नई मैट्रिक्स मिलती है, जब दो मैट्रिक्स को इंटू करेंगे तो भी नई मैट्रिक्स मिलेगी। बात क्लियर है क्या बोलो? तो फिलहाल एक बार पहले आई बोर्ड के ऊपर एक बार इसको तो कर लो। पहले क्या देखा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको बताएंगे, वो थोड़ा अभी एक बार आएगा, नहीं तो उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो थोड़ा बाद में सिखाएंगे कि दो मैट्रिक्स को सर इंटू कैसे करते हैं। दूसरी जनरल प्रॉपर्टी देख लो, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, दिस वन पॉसिबल ओनली व्हेन, पॉसिबल ओनली व्हेन। अच्छा, इक्वल भी तभी हो सकते हैं जो ऑर्डर सेम हो, या फिर ऐसे आ जाता है A इक्वल्स टू B है, तो आप डायरेक्ट ये लिख लो, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। देखो, इफ A इक्वल्स टू B, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। लिख लिया क्या? बात क्लियर क्या? जल्दी से लिख लो। इस पे एक एग्जांपल करा देता हूँ मैं, कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। हालांकि तो आएगा नहीं, आएगा उसी टाइप का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आएगा। है दोबारा बताऊँ। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, और यहाँ क्या लिखा? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी, क्वेश्चन में गिवन कर दी A बराबर B, तो उसका मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये बात ध्यान रखनी है।
अब कैसे होंगे ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखो ये एग्जांपल से, ठीक है, तो कर दूं क्या? देखो ये कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 1 + x, ये ले लिया 3, ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया मैंने y - 5। ये कोई मैट्रिक्स A होगी, ये बराबर देती मान लो 10, ये दे दी मैंने 3 के और ये दे दी मैंने z के और ये दे दी मैंने मान लो 15 12 कुछ, ठीक है। अब आप बताओ, मैंने बोल दिया एग्जांपल में इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अरे समझ में आ गया क्या कैसे आएगा क्वेश्चन? तो देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन में भी पूरी चीज लिखो, फिर लिखो तब कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो अपन क्या लिखेंगे? corresponding elements are also equal। ये लाइन तो लिखाई थी कार्तिक, ठीक है। तो पहला a11 किसके इक्वल होगा? b11 के 10 के। तो 1 + x बराबर, तो x की वैल्यू बोलो, नहीं आया क्या समझो बोलो, ठीक है। अच्छा ये किसके इक्वल कर दूं मैं? 12। तो y - 5 बराबर बोलो 12, तो y बराबर बोलो 17। अच्छा ये किसके इक्वल करूंगा? z का। तो 4 = 2, तो x y z आ गया ना। ऐसे कि कोई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अगले ने इक्वल कर दिया ना तो ये बात बताने की जरूरत नहीं होंगे ही। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ये मैथ है, मतलब कि इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो m सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा एडवांस ना याद रखना पड़ोगे मेरा। कोई दो मैट्रिक्स कब ऐड कर सकते हैं? जब एक को नाम दाखली वजद के, अरे दोनों का ऑर्डर सेम वजद क्या नाम है आपको? दाखली। देखो भाई, तो यहाँ क्या होता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, मान लो एक मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स मैंने कैसे लिख दी, मान लो एक मैट्रिक्स Aij है और इसका ऑर्डर है m × n, m/n। बात क्लियर है क्या बोलो? अब गौर करना भाई, सुनो गौर से दुनिया वालों। और मैट्रिक्स B है मान लो Bij, मैं थोड़ा एडवांस ला गया, ऐसे मान लो 3.4 भी चला गया, 3.1 तो हो गई। और सर 3.1 में किस टाइप के क्वेश्चन है? वो x y z वाले हैं, कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है, क्या ऑर्डर है ये बताना है। तुम जाके देख लेना 3.1 हो जाएगी। क्या पूछा है? ऐसे पूछा है कितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स में, गिन के दिखा दो, * कर दो m × n। ऐसे पूछा है क्या ऑर्डर है, ऐसे पूछा है x y z की वैल्यू क्या होगी 3.1। ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आगे है, मैं अभी बता दूँ, ठीक है। तुम इसको स्टार्ट करोगे तो देखो, दूसरी का ऑर्डर है मान लो p/q, एक का ऑर्डर m × n, दूसरे का ऑर्डर। अब बात आई a × b की, किसकी आई? देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में लगा लो। मल्टी प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा a × b एग्जिस्ट ओनली व्हेन पहली मैट्रिक्स में कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में रो के इक्वल हो, तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। पहली मैट्रिक्स में कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल हैं, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी के, यहाँ पे कॉलम कितने हैं n और यहाँ पे रो कितनी है p, तो दूसरी के कॉलम पहली के रो के इक्वल हैं तो ही a × b कर सकते हो, अदरवाइज इनटू प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा? a × b है ये a.b यानी कि a × b प्रोडक्ट ही तो है, तो a × b एग्जिस्ट ओनली व्हेन n = p। बात क्लियर है क्या? तो मान लो a और b को जब आप इनटू करोगे, देखो मैं करके दिखाऊं, aij कितने का है? m/n का, इनटू bij कितने का है? तो नई मैट्रिक्स बनेगी ab, नई मैट्रिक्स क्या बनेगी? उसका ऑर्डर क्या होगा? ये दोनों तो सेम होने चाहिए, और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m × q, m/q की मिलेगी। ये दो बात याद रखो, एग्जाम में भी 101% आता है, कंपटीशन में तुम्हारे भी इंपॉर्टेंट है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन कि इसका ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऐसे इसका ऑर्डर मान लो 3 × x है, 3 × x, इसका 4 × 5 है, तो x के 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऐसे मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर ये, B का ये, तो a × b कब एग्जिस्ट होगी? इसमें कॉलम इसमें रो के इक्वल, देखो n और p
पास पास वाली। तो नई जो मैट्रिक्स बनी A इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? M इंटू क्यू बाहर वाले। तो एक तो होता है इनर और एक होता है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर वाला तो नया ऑर्डर होगा और इनर वाला अगर इक्वल होगा तो इंटू कर सकते हैं। यस और नो बोलो। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है मान लो 3 इंटू एक्स और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है मान लो, ध्यान दो भाई, 4 इंटू 5 और मैंने बोला A इंटू बी एग्जिस्ट है। क्या है A B? इफ A B एग्जिस्ट है आएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो एक बात देखो, मैंने क्या बोल दिया? A इंटू बी क्या है? एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट कब करेगी? जब इसमें कॉलम इसमें रो के इक्वल यानी x इक्वल्स टू 4 होगा तो ही तो करेगी। यस और नो? यानी कि मैं करके दिखाऊं तो A है 3/x की, B है 4/5 की, तो x बराबर क्या होगा? 4। और नया ऑर्डर क्या होगा? मान लो A इंटू बी का क्या होगा? 3/5, 15 नहीं 3/5। आगे क्या समझ में? ये बात समझ में आएगी नहीं बताओ, ये तो बेसिक है। अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आज केवल एक ही करके दिखाता हूँ, कल बची हुई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आज देखो तो मेरे पास में अब इंटू कर रहा हूँ मैं, कोई भी 3/2 2/3 ले लेता हूँ या पहले 2/2 ही ले लेता हूँ सिंपल सा। पहले एक मैट्रिक्स मैंने पहले ले लेता हूँ सिंपल 1 2 3 4 या ABCD लूँ या डिजिट वाला लूँ? ABCD वाला ले लूँ, फिर डिजिट वाला थोड़ी देर बाद ले लेंगे। मैं कई बार ABCD भूल जाता हूँ, फिर दोबारा बोल के देखता हूँ तो ABCD ऐसे। अच्छा कैसे गड़ा में क्यों आया था? अच्छा देखो तो देखो ये मैट्रिक्स A है और सपोज दैट ये मैट्रिक्स B है, तो मेरे को क्या निकालना है? A इंटू बी। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे डाल देना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ऐसे चलेंगे ऐसे वापस आएंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे वापस आएंगे। तो कभी तुमको कोई बोले कि क्या क्या करने वाले हो तो तुम बोलना ऐसे चलेंगे ऐसे वापस आएंगे, ठीक है? और अभी घर पे जाओ तो तुमको बोलेंगे क्या करके आए हो? ऐसे चले थे कोचिंग से ऐसे आए हैं, तो ऐसे चले थे ऐसे आना है। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे चलते हैं और ऐसे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ध्यान में रखना है सेटिंग बिल्कुल सही करनी है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की है। अच्छा ठीक है चलो इधर ध्यान दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करने हैं। अरे बात क्लियर है क्या? नहीं तो सेटिंग खराब हो जाएगी। तो A को किससे करेंगे बोलो? इनटू करने के बाद में प्लस लगा दो। भाई इधर ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कौन सी सेटिंग में चला गया है ना, ये काम में आएगी ये। तो देखो A को किससे करेंगे? फिर क्या लगा दो? प्लस। जोड़ रहे हैं मतलब रिश्ता कर रहे हैं, जोड़ के राजी हो गए। तो B को किससे? तो देखो बीजीडी कर दिया। अरे नहीं आएगा समझ में? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैं हटा देता हूँ, बीच में बीजीडी पक जाएगी। अब बात क्लियर है? तो करस्पॉन्डिंग को मतलब पहले को कॉलम के पहले से, दूसरे को कॉलम के दूसरे से, यस और नो खत्म। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। क्या मैंने रो चेंज की है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। क्या मैंने रो चेंज की है? नहीं करी। तो देखो यहाँ भी चेंज नहीं करूँगा, रो फर्स्ट में चल रहा हूँ, सेकंड में नहीं आया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड से बोलो A प्लस यस मुझे। तो फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर लिया, पहली रो खत्म, एक ही तो होगी सेकंड। अब सेकंड रो को तो रो चेंज करो, बोल के देखोगे ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड से, तो रो चेंज नहीं की तुमने, तो मैंने भी चेंज नहीं की, कभी तुम इसको यहाँ लिखोगे
अब सेकंड रो नाम लिया तो सेकंड में आ गए। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जल्दी से बता दो भाई। C प्लस DG। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से DS। अब इनसे एक एलिमेंट बनेगा, इनसे एक एलिमेंट बनेगा, इनसे एक बनेगा, इनसे एक बनेगा। 2/2 का ही आया है। ये भी 2/2 थी, ये भी 2/2 थी। इनटू तभी होगा जब ये सेम होगा तो सेम ही है। नया बनेगा वो 2/2 का बनेगा। अरे बात क्लियर है क्या? अब हम आपको थोड़ा ऑर्डर चेंज करके दिखाते हैं और कोई डिजिट लेते हैं। अब ABCD नहीं लेंगे, ठीक है? तो देखो एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और अरे बेटे एक मिनट, अब इसको इंटू कर लो इससे। अरे क्या मैं समझ में आया? देखो इधर अब मैं दोबारा मान लो 7 8, ये किसके कितने ऑर्डर की है? 2/3 की है क्या? तो ये देखना 9 10 11 12। अरे केमन मानी सुना और 3/2 की। अरे ये आई नहीं समझ में? तो बताओ ये इंटू कर सकते हैं क्या? यस सर। यस, क्योंकि 3 = 3। नया ऑर्डर जो आएगा वो क्या होगा? 2/2। तो पहले से ऐसे कर लेंगे कि 2/2 की आएगी। यस और नो बोलो। अब ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। यूं गया और यूं आया ना, तो आप ऐसे जाओगे और ऐसे आओगे। तो बोलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 into क्या लगाओ? प्लस। क्योंकि अभी चेंज नहीं है कुछ भी, वही रो है वही कॉलम है तो प्लस लगेंगे। 2 9 प्लस 3 11। अच्छा चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि वही रो है वही कॉलम है, इसलिए प्लस प्लस लगाते जा रहा हूं। अब ये तीनों हो गए तो मैंने प्लस लगाना छोड़ दिया। अरे ये सो लो। अच्छा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो रो तो सेम ही है, चेंज होना नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट को सेकंड से 1 into थोड़ा गैप देना ताकि पता चल जाए एलिमेंट अलग अलग। फिर 2 into 10 3 into अरे कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट वाला सेकंड ऐसे। अरे आ रहा है समझ में? अब बोलो सेकंड रो, तो ये आ गई सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम से 4 into 7 प्लस 5 into 6 into 11। बोलो भाई 4 into 5 into 6 into ऐड करके आंसर बता दो जल्दी सी। 9 दूनी 18, 11 या 33, 30 और 20 50 और 51 7 58 होगा कि? ठीक है। 12 या 36 और 20 ये 46 56 8 64 64, ठीक है भाई। 11 6 66 5 9 45 और 60 105 111 111 और 28 128 138 139 है ना। 4 8 32 और 50 12 6 72 और 50 112 112 4 8 32 101 150। अरे कोई दिक्कत है कि अब मना जाओ सही है गलत है, बस ये आंसर है मान लो। तो आपने क्या देखा 2/2 की मैट्रिक्स मिल गई क्या? ऐसे इंटू करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो लो यार मैंने ऐसे बोला, कोई एग्जांपल है सीबीएसई का क्वेश्चन है वैसे कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 24। तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स के। 3 4 3 6 2 2। पॉसिबल ऑर्डर बताओ। पहला पॉसिबल बताओ 8 3 24 गुना 8 into 3 3 into 8 3 into 8 6 into 4 6 into 4 6 into 4। अब दोनों में फर्क होता है। कई बच्चे से बोलेंगे सर 6 गुना 6 24 आपको 4 6 कभी। अरे तो 6 रो 4 कॉलम 6 रो ही आए सॉरी 4 रो 6 समझो ने। और बताओ 12 गुना 2 गुना 12 और बताओ 24 बाई 1 बाई 24। तो कितनी पॉसिबल ऑर्डर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जा सकता है। वैसे ये सीबीएसई का क्वेश्चन है तुम्हारे 3.1 में।
अब चलते हैं चैप्टर पे। देखो भाई, तो पहला क्वेश्चन है मेरे को, तुम जवाब देना, देख ली, सब बता चुका मैं। मैट्रिक्स ए दी है मेरे को ए आई जे 2/4 की। अरे क्या ऑर्डर दे रखा है? 2/4। तो कार्तिक इसका ऑर्डर दे रखा है 2/4। क्या दे रखा है? अब मेरे से पूछा है राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे? 8। अरे 2 गुना 4 8 एलिमेंट होंगे। देखो कितना इजी हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4/4। 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछी है। I4 का मतलब क्या होता है? 4/4 की। I2 का मतलब क्या होता है? 2/2 की। समझ गए क्या? तो I4 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4 की बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 तो ये प्रिंसिपल डायग्राम देख लो मेरा। तो 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ऐसे क्वेश्चन है। फिर चलते हैं थर्ड में। इफ, अब तुम देख के इसका क्वेश्चन बताना। इफ, समझ जाओ, भावनाओं को समझो, है ना? फीलिंग तो बेटा उसको आती है जिसका ब्रेकअप हो रखा हो, है ना? यहाँ तो विचार आते हैं, फीलिंग तो है A-1 3-4। देखो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, मैं तुम्हारे टाइम पे था ना तो ऐसे करवाते थे ना प्रतिज्ञा, समस्त बातें मेरे भाई बहन है तो मनी मनी में एक आदमी को छोड़ देता था। देखो भाई है सर क्या बोल रहे हैं प्रतिज्ञा। देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो k की वैल्यू पूछी, बता दो। k+4 किसके इक्वल होगा? a के। ये हो 9 नहीं है। अच्छा कुछ और देखो, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट है, चलो ठीक है। और बताओ k-6 किसके होगा? तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो k = 2k, यहाँ पे रख दो 6 है 8, तो a की वैल्यू होगी 6। अरे आ गया समझ में? तो ये मैंने पहले बता दिया था। अरे बात क्लियर क्या? क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? फिर आगे नेक्स्ट देखो। अरे कुछ ना कुछ जबान जाएगी, फिर लड़ी दे देख लो पहले एक बार, मैं बताऊँ बाद में है 2 + 6 भी 8 ही होगी। तो बीच में बोलो मत, ये सामने आन दो। वैसे एक बार कहने के बाद बीच में कोई बोलता है जो उल्टा कहता है वो। देखो ये आगे सामने, मैं यहाँ पे ना रोहित तो बता रहा है कि मंगलवार ना शनिवार नहीं, अरे तो वो भी बालाजी कोई बात है। आगे देखो कहाँ देखिए। अच्छा एक क्वेश्चन बताऊँ आपको, बहुत अच्छा, ये लास्ट में करना। 1 2 3 4 बता दिया, 5 और 6 को छोड़ देता हूँ। 7 का देखो आप कर सकते हो। इफ a + b 2 7 ab -3 4, ठीक है? ये एक को दे रखा है 6 7 -3 2 8 और 4, ठीक है क्या? तो मेरे को a और b की वैल्यू पूछी है, तो a + b बोलो a b बोलो 8, है ना? तो ऐसे कोई दो नंबर जिनको ऐड करके तो आ जाए 2 और 4 इंटू कर दो तो 8 आ जाए। अरे बोलो तो पार्ट में देख लो कि यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा। 6 - a क्या वो यहाँ रख दो, नहीं है कैसे बोलो 6a - a² = 8, तो ये हो जाएगा a² को उधर ले जाओ, a² - 6a + 8 = 0। ये सोल्व बोलो। तो यहाँ से a² -6 लाना है और प्लस का 8 लाना है प्रोडक्ट, तो माइनस का 4a माइनस का, अच्छा इसके प्रोडक्ट है तो a - 2 और a-, ये सोल्व बोलो। तो a की वैल्यू अगर 2 है, अगर a की वैल्यू 2 है तो b = 4 आएगा यहाँ से। अगर a की 2 है तो b 4, या फिर और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है?
अगर ए की 4 है बी की 2 तो बी की। अरे यस और नो, बस ये आंसर है। अरे कर सकते हो ना? Yes, sir. तो ऐसे क्वाड्रेटिक बन सकती है। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आ रही हैं। 8 का देखो, 8 का क्वेश्चन है 2x minus x plus z 3x plus y 3y minus 2 is equals to 4 5 minus 4 minus 3। ठीक है, तो x y z की और p की वैल्यू पूछी है। तो 2x बराबर बोलो 1 मिनट रुक जाओ, फिर 3x plus y बोलो 5 फिर माइनस x plus z बोलो फिर 3y minus 2b बोलो माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, x की यहाँ रख दो 6 plus 5 तो y की वैल्यू -1। कार्तिक ने बताया कि वेरी गुड। तो x की -2, z की वैल्यू बोलो -2 तो जाएगा प्लस का। अच्छा y की वैल्यू यहाँ रख दो तो अपने आप आंसर आ रहा है। माइनस का 3 होगा उधर जाके प्लस का 0 हो जाएगा, -3 से -3 तो p बराबर 0। तो ये p हो गया, z हो गया, y हो गया, x हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो 9 का। फिर एक इंपॉर्टेंट होता जो आता है इसलिए मैंने उसको छोड़ा था। तो देख लो अब आपने क्या देखा, जो मैंने पहले पढ़ा चुका उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ, मैं तो कुछ आया नहीं। आइडेंटिटी तो नाम ही कुछ भी और मैट्रिक्स का। तो चलो देखो 9 का, ये तुम खुद कर लेना। वही है a - 2 3 2c 12c b + 2 bc। और तुम पता नहीं bc क्या बोलते हो ठीक है। और b c 6 c b a 3b। तो ये इक्वल मैट्रिक्स दे रही है, a b c की वैल्यू पूछे। कर सकते हो क्या? देख लो कोई ककड़ेस हो तो मैं बता दूं। हाँ b into c bc 2 into c। अरे तो बेटा ये देख लो, ये एलिमेंट ही एक है तो एक ही मिलेगा यार, इतना तो कॉमन सेंस है। b की 6 c की 3 कर लोगे क्या? अब देखो जो क्वेश्चन छोड़ा था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.1 के लिए इंपॉर्टेंट। आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या कंस्ट्रक्ट करनी है? आपको बताएगा किस रूल से। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट है 2x2 मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। ये देखा है कि 2x2 की मैट्रिक्स बताओ। ए आई से रूल देखा है, रूल इस रूल को फॉलो कर रही है, यानी जो एंट्री है वो किसे फॉलो कर रही है? 2i - j अपॉन में 3i + j को। ये पहला ही है। सेकंड थर्ड तुम कर लो। कह रहा है एंट्री किसे फॉलो कर रही है? इसको। और कितने की मैट्रिक्स बनानी है? 2x2। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान दो भी क्या करते हैं। सबसे पहले रफ मैट्रिक्स बनाते हैं। किस ऑर्डर की? जो पूछे उसी की। 2x2 की। अब 2x2 की पूछे तो 2x2 की बनाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा बोलो? यहाँ क्या आएगा? और यहाँ, यानी मेरे को ये 4 चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a1 तो i की वैल्यू भी कितनी है और j की भी इसमें रख दो। क्या आंसर आया? 1/4। अच्छा अब क्या निकालो? 1/2 की i की वैल्यू यहाँ पे तो i की वैल्यू बोलो 1 j की 2 अपॉन में 0। बेटा पूरा निकाल के छोड़ यार, छोड़ देंगे एग्जाम में नहीं सुनोगा। तो a11 हो गया, a12 हो गया, और बोलो भाई a21 उसमें रखो i की वैल्यू 2 + 1 क्या आएगा? 3/7 क्या? यस सर। अच्छा a22 बोलो, i की भी 2 और j की भी 2। क्या आंसर आएगा? 2/8 यानी 1/4। यस और नो? अब इसको बना लो। a11 की वैल्यू 1/4, a12 की 0, a21 की 3/7, a22 की। ये तुम्हारे मैट्रिक्स है। ऐसे 3 दे रखे हैं, हो सकता है मॉड्यूलस लगा के दे दे।
तो जो कोई माइनस का आंसर आ रहा है वो भी प्लस का हो जाएगा, हो सकता है स्क्वायर भी ना देगा। अरे ये सुनो, मतलब ऐसा कोई रूल तुमको गिवन होगा और तुमको बोलेगा 3/2 की बनाओ, तो 3 रो बनानी पड़ती फिर तुमको, ये सुनो, तो ऐसे रफ बनाएंगे पहले, समझ में आएगी नहीं आएगी। सेम टू सेम सीबीएसई का भी ये क्वेश्चन है, 3.1 बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है क्या बोलो? यस सर। अब जैसे एक और रूल है, मान लो 6 का क्वेश्चन है, ए आई ये देखा है हाफ 2i माइनस 3 से, ये देखा है, किसी की दिक्कत है क्या? मॉडुलस है यहाँ पे आई और जे लिखेंगे, मॉडुलस है, Yes, sir. कोई माइनस आएगा वो भी प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो a11 निकालना है, क्या निकालना है? क्या आएगा? -1 को +1 का और मॉडुलस -1 कितना होता है? हाफ ही आएगा ऐसे, समझ गए क्या? तो 3.1 आरबीएसई सीबीएसई की कंप्लीट हुई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। सीबीएसई का लास्ट क्वेश्चन दो मेरे को लगा, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन बोल के देखना, और ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना लाइफ में हमेशा, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। 3.1 में लास्ट क्वेश्चन है, 512 आंसर उसका। देखो ये, तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, ध्यान देना, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry यानी हर जो एंट्री है with each entry 0 और 1 is 0 है या 1, मतलब हमसे क्या पूछा, ऑप्शन इसमें लिख देता हूं मैं, 27, 18, 81, 512, ठीक है। तो एंट्री कितनी है? 0 और 1, दो एंट्री हो सकती हैं, तो कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं? एक मैट्रिक्स ये 3/3 ऑर्डर की, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक मैट्रिक्स ऐसे बना के देखेंगे क्या? दूसरी 0 1 0 0 0 0 0 0 0, एक और बना लो अभी यहाँ पे बन, ऐसे करते करते फिर बहुत, तो इसका ऐसे बना के देख नहीं सकते, तो ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। तो मैं डायरेक्ट उनको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो एंट्री होती है वो बेस में कितनी एंट्री है, क्या ऑर्डर है, तो 2 की पावर 9 बराबर 512 आंसर आएगा। ये बात क्लियर क्या? एंट्री बेस में, ऑर्डर ऊपर ही चल रहा है। अपन जो उनका क्या ऑर्डर से करा लाग रहे हो काम, बोले मेरा ऑर्डर ऊपर है ना, तो ऑर्डर ऊपर एंट्री नीचे नहीं आएगा, समझ में? ऐसे नहीं बोलते, ऐसे कोचिंग के ऊपर चढ़े हो तुम, बोले एंट्री नीचे करा क्या, तो एंट्री नीचे ऑर्डर ऊपर।